हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में हुआ था 2017 में। उस समय आपके सब्जेक्ट से कुल 120 प्रश्न पूछे जाते थे और 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होते थे। कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा होती थी। लेकिन अब इस समय इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन यानी फर्स्ट पेपर से रहेंगे। तो हम लोग सब्जेक्ट का जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था 120 नंबर का, वो 120 क्वेश्चन हल करेंगे और परीक्षा का पैटर्न देखेंगे, कैसा क्वेश्चन बनता है, किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो सब पर ध्यान करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो लोग पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह में आपको 7 बजे रोज़ वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे और सिलेबस के अनुसार बनाए गए वीडियो सभी जो है चैप्टर वाइज बनाए जाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग जा करके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी इसके पहले का पेपर सॉल्व कराया गया है फर्स्ट पेपर के लिए, उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूनानी भाषा। इसको ग्रीक भाषा भी कहते हैं, कहीं कहीं ग्रीक भी दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा के पोलिस से शब्द से बना है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। और इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी और इसी से संबंधित जो है व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होती है, किसका कथन है? तो ये गार्नर ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गार्नर की एक पुस्तक थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में बताया था। और इन्होंने कहा था कि राज्य ही जो है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो ये लास्की ने दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया और उन्होंने एक पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका जो है व्यवस्था किया था जिसका अर्थ राजनीति होता है। और अरस्तु ने जो है कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके जो है एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में जो है माना था। तो यहाँ पे अरस्तु सही होगा, लास्की नहीं सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो यही अरस्तु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो ये बिलोबी ने। ठीक है, बिलोबी के अनुसार जो है जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं और बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है, किसका कथन है? तो ये कथन था सीले महोदय का। ठीक है, इतिहास और नागरिक शास्त्र जिसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं कि पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने लिखा था कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना यानी राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फल विहीन है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो ये कथन किसका है? तो ये मैकाइबर का कथन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौता के सिद्धांत मानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? तो ये हॉब्स ने लिया था। थॉमस हॉब्स ने जो है ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था।
अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? तो दैवी सिद्धांत। ठीक है, मनु द्वारा रचित जो मनुस्मृति थी उसमें कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? तो हेनरी मैन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो जनता में। ठीक है, भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है और संविधान की उद्देशिका में जनसंप्रभुता का विचार प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन ऑस्टिन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिनबोदा को संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है और संप्रभुता को राज्य का प्राणतत्व कहा जाता है। बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है। अगला क्वेश्चन है, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? तो ये डायसी ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम AB डायसी ने जो है विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया था। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया था, जहाँ विधिक संप्रभुता यानी संसद, राजनीति संप्रभुता यानी निर्वाचक गण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन दोनों में इन्होंने भेद किया था। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? तो ये विधिक अवधारणा है। ठीक है, संप्रभुता की अवधारणा जो है प्रमुखतया जो है विधिक अवधारणा है। बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, किसने न्याय को उचितता फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया? तो ये किया था जॉन रॉल्स ने, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय को उचितता के रूप में जो है जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो ये सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑगस्टाइन जो है 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है। यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच जो है सीमा रेखा खींचकर राजनीति दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखने में जो है कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो परंपरागत उदारवाद किससे संबंधित है? तो परंपरागत उदारवाद जो है ये आवश्यक भलाई से है। ठीक है, तो ए में आपका दूसरा सही हो जाएगा। और उदारवादी आदर्शवाद ये किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा गलत हो गया। परंपरागत उदारवाद जो है आवश्यक बुराई से है। ठीक है, आवश्यक बुराई से है। तो यहाँ पे ए में तीसरा हो जाएगा। और उदारवादी आदर्शवाद जो है ये आवश्यक भलाई से है। ठीक है, तो बी में आपका दूसरा सही हो जाएगा। और हेगलवादी आदर्शवाद ये संबंधित था नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति से। तो यहाँ पे सी में आपका 4 सही हो जाएगा। और मार्क्सवाद जो है उत्पीड़क संस्था से। ठीक है, तो यहाँ पे डी में आपका 1 सही हो जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 किस में है? तो 3, 2, 4, 1 आपका कूट नंबर बी में है। ठीक है, सही हो जाएगा। इन चारों को आप लोग अच्छी तरीके से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित कौन है? तो सभी हैं इनमें, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, और जनमत जो है संग्रह पहल या आरंभक, और प्लेबिसाइट इसको अंतिम जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, और वापस बुलाना रिकॉलिंग। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से ये सभी संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? तो ये किया था मैगजीनी ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैगजीनी था और इसने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये संबंधित है आपका मॉन्टेस्क्यू से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो ये मार्क्स ने माना था। ठीक है, राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि यह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही जो है शोषक वर्ग जो पूंजीपति होता है और शोषित वर्ग जो मजदूर होता है इसका शोषण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर पूछा गया था निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया था मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन। इन तीनों ने जो है राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी लोगों ने जो है वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, किसका कथन है? तो ये कथन था आपका लास्की का। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्की का विचार था कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। तभी उन्होंने ये बताया था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। अगला क्वेश्चन है मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये आयोग द्वारा इस पर कॉमन नंबर सबको दिया गया था, क्योंकि मनु ने जो है मंडल सिद्धांत भी दिया था और सप्तांग सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी दोनों सही हो जा रहा है और यहाँ पे कोई इसमें कोटेशन ऐसा ना दिया है कि ए बी दोनों सही। ठीक है, इसलिए जो है इसमें कॉमन अंक जो है सबको मिला था। तो मनु ने मंडल सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत, दोनों सिद्धांत को दिया था। अगला है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है और उनकी मानना था कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? तो गांव और शहर में संघर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधीवादी विचारों में जो है गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते। श्रम और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए जो है क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था से है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस सिद्धांत के आधार पर जो है राज्य के प्रमुख 7 अंग बताए गए थे, जिसमें स्वामी था, अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था, कोष था, दंड, मित्र। इसमें इन सभी का वर्णन करते हुए जो है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और इसको सप्तांग सिद्धांत दिया किसने था? तो मनु ने दिया था। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यास यानी ट्रस्टीशिप पर। ठीक है, प्रन्यास भी इसको कहीं कहीं मिलता है। प्रन्यास सिद्धांत अथवा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार जो है पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं मानकर संरक्षक मानना चाहिए, इसमें उन्होंने बताया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन है जॉन लॉक का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉक ने जो है राज्य की प्रभुसत्ता की और ज़बरदस्ती की शक्ति की को जो है शंका की दृष्टिकोण से देखा और इस पर जो है कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो क्या राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है? तो नहीं लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। राजनीति संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो ये सही कथन है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न देशों को अगर देखा जाए तो राजनीतिक संस्कृति की भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि राजनीति जो है संस्कृति का उस देश का सामान्य संस्कृति से उद्भव हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेवियाथन किसका लिखा हुआ है? तो आप लोग जानते होंगे हॉब्स का है। ठीक है, हॉब्स की एक कृति है लेवियाथन, और कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जो समाज राज्य और शासन तीनों की सामूहिक नाम है इसमें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादक में कौन है? तो ये है आइजिया बर्लिन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जो है आइजिया बर्लिन और एक थे F.A. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन, इन सभी ने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, बंधनों का अभाव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। ये किसने कहा था? तो ये लास्की का कहना था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्की की एक पुस्तक थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने लिखा है कि समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसों के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य इच्छा का विचार जो है रूसों के विचार केंद्र का जो है केंद्र बिंदु है। ठीक है, सामान्य इच्छा का विचार रूसों के विचारों का केंद्र बिंदु माना जाता है। और रूसों ने जो है मानव में दो प्रकार की इच्छा बताया था, तात्कालिक इच्छा और तातत्वक इच्छा। इसमें जो है तातत्वक की इच्छा होता है, समाज कल्याण की इच्छा इसमें समाहित होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पद पर जो है खेद होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मेटलैंड का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर जो है इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर जो है मेटलैंड ने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी दबाव समूह हित समूह हैं, तो यही पहला कथन ही आपका सत्य हो जा रहा है। और सभी हित समूह दबाव समूह हैं, तो ये गलत है। सभी हित समूह जो है वो दबाव समूह नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी दबाव समूह जो है हित समूह हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दबाव समूह राज्य की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हित समूह व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कथन ए आपका सत्य है। अगला है, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो भीमराव अंबेडकर ने बताया था। ठीक है,
राजनीति में जो है व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो है इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, भारत में दलविहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? दलविहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो ये एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दलविहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत एम.एन. रॉय ने की थी। अगला है, निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो यंग तुर्क, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आमंड जी ने जो है दबाव समूह के 4 वर्ग बनाए थे, जिसमें संस्थात्मक था, असमुदायात्मक था, समुदायात्मक था और प्रदर्शनकारी था। ठीक है, तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो उन्होंने जो सामुदायिक तीसरे नंबर का जो आमंड ने 4 प्रकार के समूह, दबाव समूह के 4 वर्ग बनाए थे। पहला था संस्थात्मक, दूसरा था आपका असमुदायात्मक, ठीक है, और तीसरा था समुदायात्मक यानी सामुदायिक जिसको कहते हैं। ठीक है, और चौथा था प्रदर्शनकारी। 4 वर्गों में बांटा था। तो जो सामुदायिक थी, सामुदायिक दबाव समूह, उसका उदाहरण था किसान संगठन, श्रमिक संघ, ठीक है, व्यावसायिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, ये सभी जो है संघ आते थे सामुदायिक दबाव समूह में। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है, तो यंग तुर्क, ठीक है, ये जो है इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला है, निम्न में से किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है? फरक्का विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये भारत बांग्लादेश के बीच। ठीक है, फरक्का विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? तो वो था इजराइल। ठीक है, 29 जनवरी 1952 को भारत के विदेश सचिव द्वारा जो है इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई थी। और इसी के पश्चात जो है इजराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का जो है सूत्रपात हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या थी? तो 50 सदस्य थे। ठीक है, 26 जून 1945 को राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र पर जो है 50 राष्ट्रों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, इसका संक्षिप्त नाम है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। ठीक है, और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 195 है। ठीक है, और इसमें एसोसिएट सदस्य माने जाते हैं। एसोसिएटो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ILO का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं है? पूछा है, नहीं था। तो कर्नल गद्दाफी ये जो है निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था। मोहम्मद अल गद्दाफी जो है ये 1969 में लीबिया के शासक बने।
उन्हें जो है कर्नल गद्दाफी के नाम से इनको जाना गया। और निर्गुट आंदोलन के संस्थापक के रूप में जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो को जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है यहाँ पे। अगला है सार्क दक्षेश कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे 1985 में, ठीक है। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों के 8 देशों का जो है आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसके संस्थापक सदस्य में जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान है। 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1958 के द्वारा जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल करके जो है भारत का वायसराय कर दिया गया था, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। और भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ जो है ये मॉन्टफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है। लेकिन 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, और जिसमें जो है वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। और थोड़े बहुत संशोधन के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसमें 9 अगस्त कहीं दिया नहीं है, 8 अगस्त दिया है, लेकिन 8 अगस्त को ये प्रारंभ हुआ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सही नहीं हो सकता है, क्योंकि 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, और 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ प्रारंभ पूछा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रारंभ 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, और इसके अध्यक्ष जो थे भारत के मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, और अन्य 2 सदस्य इसमें थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल ने जो है 1944 में भारत के वायसराय बन के आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, इसके द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें जो है एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिससे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और ये भी इसमें शामिल था। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया, और इसी के अनुसरण में जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में ने कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 22 जनवरी 1947 को,
ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके कुछ दिन बाद जो है यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस पर विचार विमर्श करने के पश्चात जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। अगला है भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला है संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था। तो विधिक सलाहकार थे BN राव। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है। तो 14 से 18 है ना, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों में 32 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था किया गया है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला है कि संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है मताधिकार की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है कि संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग जानते होंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन का संख्या 44वां के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 के क में रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी। तो ये 91वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 164 में जो है संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को जो है निर्धारित कर दिया गया। अब जो है केंद्र तथा राज्य में जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है और संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को जो है राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जनवरी 2004 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी और इससे जो है वर्ष 1992 में जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा
21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है, लेकिन अंग्रेजी को उसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संस्थात्मक सरकार में क्या व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो नहीं, गलत हो जाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही हो जाएगा। कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति। न्यायपालिका कार्यपालिका की उत्तरदायी होती है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक संस्थात्मक सरकार में जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है, संसदात्मक सरकार के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नाम मात्र का अध्यक्ष ये विशेषता नहीं है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, ये संस्थात्मक सरकार के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। तो नाम मात्र का अध्यक्ष, तो ये तो विशेषता ही है, सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये आपका नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संविधान के इसे भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें रखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो उदारवादी शब्द का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, ये सभी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, उसको जो है हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता? तो है जीवन का अधिकार। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो उसके अनुसार जो है अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 का जो है निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनाव करना है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो यहाँ पे कूट नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? तो लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये सभी उसके विशेषाधिकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सभी सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। अगला है, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो शक्ति प्राप्त है संसद को। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक संसद के जो है
लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो प्रमाणीकरण जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 249 के तहत जो है यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में जो है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 118 का सब आर्टिकल 4 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ऐसा बताया गया है। अगला है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय जो है संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है और वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की जो है संवैधानिकता की जांच तथा अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा इसका करता है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद पर धारण रहेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का जो है सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय की 1862 में हुई थी। ठीक है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो मुख्य बेंच होता है वो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के अनुसार जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिक्षेत्र को प्रसारित करके जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था भारत के किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है। अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? तो 403 है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से लेकर 500 तक निर्धारित की गई है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है 404 होती है। इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक सदस्य भी शामिल होता है। तो कुल 403 होते हैं और एक राज्यपाल के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। तो कुल यहाँ क्या पूछा है? निर्वाचित सदस्य पूछा है। तो निर्वाचित सदस्य 403 होंगे और अगर निर्वाचित न कह के कुल कहेगा तो 404 हो जाएंगे। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो 20 सीटें। ठीक है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल लोकसभा सीटें जो है 13 थीं। ठीक है। ये 2017 का पेपर है तो उस समय जो है सीटें 13 थीं, लेकिन अगस्त 2019 में 126वां जब संशोधन किया गया तो जम्मू कश्मीर की धारा 370 संशोधित करके जो है उसको विशेष राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
तो केंद्र शासित क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें जो आवंटित हैं वो 20 हैं। यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, 20 नहीं होगा, 19 होगा, क्योंकि 13 था उस समय 2017 में, और जब 2019 में ये परिवर्तन हुआ है, संशोधन 126वां संशोधन हुआ है, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्गीकृत किया गया है, तो वहाँ से लोकसभा की 6 सीटें जुड़ी। ठीक है, तो 13 + 6 19 सीटें हो गई। ठीक है, 19 सीटें हो जाएंगी। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो इसको याद रखिएगा, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं, तो कुल 19 सीटें आवंटित हैं, इसको याद रखिएगा, 20 सीटें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 19। अगला है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। ठीक है, राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार में महान्यायवादी हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 217 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 233 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार जो है, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? तो ये वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है ये हुआ था 1990 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 263 के में जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक जो है संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर। अगला है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर जो है राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका इसमें नहीं होती है। ठीक है, संसदों का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद उनके आंतरिक मामलों में निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, और नई लोकसभा का गठन होने बाद परंपरा के अनुसार जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है तथा उसी की देखरेख में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे, पंचायती राज से। अगला है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1959 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? तो श्रम और पूंजी में संघर्ष। ठीक है, गांधीवादी विचारों में जो है काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष तथा
ब्राह्मण दलित में संघर्ष का उल्लेख जो है भारतीय समाज के संदर्भ में किया गया है, जबकि श्रम और पूंजी में संघर्ष का उल्लेख जो है मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा में व्यक्त किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो ये राज्य वित्त आयोग जो है इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है देश के विभिन्न राज्यों में भारत के संविधान में निर्धारित अनुच्छेद 243 के 1 के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है फेडरल गवर्नमेंट किसकी रचना है। तो केसी ह्वेर की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किसने दी रिपब्लिक की रचना की थी। तो प्लेटो। ठीक है, दी रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने की थी। अगला है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ह्यू टोगे स्प्रिंगिंग टाइगर, ये इनकी पुस्तक है, सही है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो यसीबोस इंडियन स्ट्रगल सही है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी सही है। एम के गांधी इंडिया डिवाइडेड, ये गलत है आपका, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, वर्ष 1947 में भारत पाक विभाजन के संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद की है, राजेंद्र प्रसाद की है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी की नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हु वेयर दी शूद्राज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर ने जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वेयर दी शूद्राज, इसको लिखा था इन्होंने 1946 में। तो ये सभी पुस्तकें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है। तो मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता माना जाता है किसको, मनु को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन किसने लिखा है। तो 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन ये लिखा गया है एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गीता रहस्य किसने लिखी है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। अगला है द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखा था अमर्त्य सेन ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी रचना है। तो ये रचना है आपका महात्मा गांधी का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 1 जनवरी 1942 को। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था। तो ये लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस कानून जो है 1878 में जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है ये पारित हुआ था। और इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगला है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु जो है सुनिश्चित किया गया था। अगला है गदर पार्टी का संस्थापक
स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। ठीक है। 1913 में जो है सोहन सिंह माकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, और इस संस्था ने जो है गदर नामक एक अखबार निकाला, और जिससे इस संस्था का नाम जो है गदर पार्टी पड़ गया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1913 था। अगला है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो आप लोग जानते होंगे राजा राम मोहन राय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1828 में किया गया था। अगला है सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने ही। ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय जो है, इन्होंने ही सती प्रथा उन्मूलन के लिए जो है दृढ़ता से वकालत किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये 1905 में पूना में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये किया गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने को अधिकृत है? तो है संसद, अनुच्छेद 2 के तहत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की, और ये उत्तर प्रदेश की 1963 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है पंचायत समिति के सदस्यों को खंड विकास अधिकारी मनोनीत करते हैं, गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, गलत है। जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। ठीक है। पंचायत समिति के सदस्यों को जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। अगला है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक का लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंदी जीवन जो है हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का वह भाग है जिसमें उन रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन मिलता है, और इसके लेखक जो हैं सचिंद्र नाथ सान्याल हैं।